हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनील्स यानी कि कोशिकांग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि अंतःकंकाल तंत्र, अंतःकला तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और अंतःप्रदावी जालिका के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनील्स साइटोप्लाज्म या सेल के वे अवयव होते हैं जो लिविंग होते हैं यानी कि जीवित होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं अर्थात उपापचयी रूप से सक्रिय होते हैं और परमानेंट यानी कि स्थायी होते हैं। तो ऑर्गेनील्स मेटाबॉलिकली एक्टिव यानी कि उपापचयी रूप से सक्रिय, जीवित और परमानेंट यानी कि स्थायी अवयव हैं, पार्ट्स हैं सेल के, साइटोप्लाज्म के। ऑर्गेनील्स दो मेम्ब्रेन से घिरे भी हो सकते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, एक मेम्ब्रेन से घिरे हो सकते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम आदि, और विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं जैसे सेंट्रियोल, राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन तंत्र। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऑर्गेनील्स यानी कि कोशिकांगों के जो कार्य होते हैं एक दूसरे से संबंधित रहते हैं अर्थात कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यानी कि कोशिकांगों का वह तंत्र जिसमें एक कोशिकांग के कार्य दूसरे कोशिकांग से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, उससे संबंधित रहते हैं, क्या कहलाता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाता है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो पार्ट है बेसिकली चार हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल। इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होती है, यानी कि केंद्रक कला भी इसका भाग होती है। मेनली चार होते हैं। याद कैसे रखेंगे हम इसको? EGLV, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, और साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, EGLVN। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदावी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन्स का दूर तक फैला हुआ एक तंत्र बनाती है जो सेल के लिए दो मेन काम करता है। काम बहुत सारा करते हैं लेकिन दो मेन काम: एक, सेल में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, और सेल के अंतःकंकाल के रूप में काम करके सेल को पिचकने से बचाना, सेल को श्रिंक होने से बचाना। गार्नियर ने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया था लेकिन उन्होंने उसको एर्गोप्लाज्म नाम दिया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नाम है वो पोर्टर ने दिया था, और इसकी जो खोज का श्रेय है वो भी KR पोर्टर को ही दिया जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें बेसिकली तीन प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, तीन प्रकार के भाग होते हैं। पहला है सिस्टर्नी, दूसरा होता है वेसिकल और दूसरा होता है ट्यूब्यूल्स। वेसिकल्स और तीसरा ट्यूब्यूल्स। वेसिकल्स फाइन ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, थाली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जबकि वेसिकल्स जो होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो नॉर्मली ओवल टाइप की होती हैं, और ट्यूब्यूल्स अनियमित आकार की होती हैं, इनका कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता, इनका स्पेसिफिक शेप नहीं होती, और ये अनियमित आकार की नॉर्मली शाखित संरचनाएं होती हैं। ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है और ये नॉर्मली कोई भी विशेष शेप की नहीं होती है। तो ये लंबी पतली फ्लैट यानी कि चपटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट अनब्रांच्ड होती हैं जो एक के ऊपर एक प्रेजेंट हो सकती हैं। वेसिकल ओवल होती है और ये अनियमित आकार की होती है।
स्ट्रक्चर जो है ईआर की वो गोल्जी बॉडी के तरह होती है, लेकिन गोल्जी बॉडी में यानी गोल्जिकाय में और अंतःप्रजावी जालिका में जो सबसे बड़ा अंतर वो है क्या है कि गोल्जिकॉय एक लोकलाइज्ड ऑर्गेनील है, कोशिकांग, अर्थात एक विशिष्ट जगह पर पाया जाएगा, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी सेल में फैली हुई संरचना था, यानी कि नॉन लोकलाइज्ड होती है, वाइड स्प्रेड रहती है, फैली हुई संरचना होती है। बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दो प्रकार की होती है, खुदरी यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स के कण चिपके हुए होते हैं वो रफ देखने में प्रतीत होती हैं, इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिनकी आउटर सरफेस पर बाह्य सतह पर राइबोसोम्स के कण चिपके हुए नहीं होते वो स्मूथ दिखाई देती है, इसलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उस पर सबसे पहला अंतर क्या है कि राइबोसोम्स के कण चिपके होते हैं, बाह्य सतह पर चिपके हैं, और वो दो प्रोटीन होती है, राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2। लेकिन यहां पर राइबोसोम्स के कण चिपके हुए नहीं होते, इसलिए देखने में ये स्मूथ होती है। दूसरी, यह अधिक स्टेबल यानी कि स्थायी संरचना है, ये कम स्थायी संरचना है। तीसरा, ये जो बनी हुई होती है बेसिकली सिस्टर्नी और वेसिकल से बनी होती है, इन दोनों से बनी होती है, यानी कि सिस्टर्नी प्लस वेसिकल से बनी होती है, और ये मुख्यतः ट्यूब्यूल से बनी होती है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी और वेसिकल से बनती है, बेसिकली ट्यूब्यूल से बनी होती है। ये ऐसी सेल्स में अधिक होती हैं, अबंडेंट होती हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, क्योंकि इसके बाह्य सतह पर राइबोसोम्स के कण चिपके होते हैं और राइबोसोम्स का केवल एक ही काम होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी संरचनाओं में पाई जाती है, ऐसी सेल से पाई जाती है, ऐसी जगह पर पाई जाती है, ऐसे ऊतकों में पाई जाती है जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी कि जिनका संबंध प्रोटीन के संश्लेषण से होता है, जैसे लीवर में यानी कि यकृत में, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में, और गॉबलेट सेल आदि में। और ये जो स्मूथ ईआर होती है ऐसी जगह पाई जाती है, ऐसे टिश्यूज में पाई जाती है, ऐसे ऑर्गन से पाई जाती है, ऐसी सेल से पाई जाती है जिनका संबंध ग्लाइकोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म से होता है, यानी कि ग्लाइकोजन और लिपिड के जो उपापचय होता है उससे संबंधित होती है, जैसे एडिपोज टिश्यू में। दूसरा, इंटरस्टिशियल सेल्स में। तीसरा, पेशियों में, मसल्स में, ग्लाइकोजन स्टोर करने वाली लीवर की सेल्स में, और एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर ये स्मूथ ईआर ज़्यादा पाई जाती है, अबंडेंट पाई जाती है। अब कुछ जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती हैं, और वो कार्डियक मसल्स में यानी कि हृदय पेशियों में, और स्केलेटल मसल्स में यानी कि कंकालीय पेशियों में ये जो वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, और ये वहाँ मसल्स कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम Ca++ को स्टोर करती है। इसके अलावा मसल्स में ही टी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो ट्रांसवर्सली अरेंज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उन्हें हम टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और ये भी स्केलेटन और हृदय पेशियों में पाई जाती हैं, और ये जो स्टिमुलस होता है, उद्दीपन होता है, उसको ट्रांसफ़र करने में सहायता करती हैं। इसके बाद जो माइलॉइड बॉडी होती है, माइलॉइड बॉडी जो होती है स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स में पाई जाती है रेटिना में, और
जो इसके फंक्शन होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे मैकेनिकल सपोर्ट, सबसे पहले क्या करती है, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, यांत्रिक सहारा देती है, उसको पिचकने से बचाती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलकर उसका अंतःकंकाल बनाते हैं, और अंतःकंकाल बनाते हुए ये सेल को सहारा देती है, यांत्रिक सहारा देती है, इसको पिचकने से बचाती है, इसको श्रिंक होने से बचाती है। दूसरा, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्सचेंज, यानी कि सेल के अंदर अंतःकोशिकीय जो स्थानांतरण होता है पदार्थों का, वो एक जगह से दूसरी जगह तक सेल में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक तो जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तीसरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। चौथा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और ग्लाइकोजन के संश्लेषण में हेल्प करती है। पांचवा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि कोशिकीय उपापचय के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। अर्थात जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो सेल की 50% से ज़्यादा जो मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, और जो नई प्रोडक्ट बनते हैं या मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है, उसके लिए जो सरफेस एरिया होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़ा देती है। इसके अलावा जो नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की नई केंद्रक कला जो बनती है कोशिका विभाजन के दौरान, उसका निर्माण भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो जहरीले विषाक्त पदार्थ होते हैं, यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनको कम टॉक्सिक में यानी कि लेस टॉक्सिक्स में, और जो विदाउट टॉक्सिक यानी बिना टॉक्सिक सब्सटेंसेस में बदलना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। और स्मूथ ईआर में एक एंजाइम P450 होता है जो ये काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन का। सेल में डिटॉक्सिफिकेशन का काम स्मूथ ईआर करती है, जबकि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन काम लीवर करता है। इसके अलावा जो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, वो जो निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कलेक्टिव फंक्शन होता है। जो लाइसोसोम होते हैं वो केवल एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए संरचनाएं होती है जिसके अंदर 50 से ज़्यादा पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम उपस्थित होते हैं। और जो स्मूथ ईआर होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करके यहाँ डाल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इसे बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। अब ये जो एसिड हाइड्रोलाइसिस होते हैं वो यहाँ से निकलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, गोल्जी कॉई में आते हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये पैक होकर बाहर निकलते हैं। तो अब ये लाइसोसोम्स के रूप में बाहर आते हैं। तो लाइसोसोम्स के निर्माण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी भाग लेती है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी भाग लेता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो माइक्रोबॉडीज और गोल्जी बॉडी के निर्माण में भी भाग लेता है। जितने भी मेम्ब्रेन टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सभी जो ऑर्गेनील्स बनते हैं वो मुख्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की 50% से ज़्यादा मेम्ब्रेन उसमें उपस्थित होती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक तो इसको यांत्रिक सहारा देती है सेल को, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए जो सिक्रीटरी पदार्थ होते हैं, स्रावी पदार्थ होते हैं, उनके लिए कच्चा माल तैयार करती है। इसके बाद लिपिड सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है। इसके अलावा सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए सरफेस एरिया बनाती है, नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है, और गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम और माइक्रोबॉडीज़ का निर्माण करती है, और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।